महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, अर्धकायम महावीरम चंद्रादित्य विधर्मनम सिंका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणाम्य हम। अर्थात जो महापराक्रमी है, जिनका सा राधा है, जो सूर्य और चंद्रमा के मान को भंग कर सकते हैं, अर्थात इतनी क्षमता रखते हैं कि उनको परास्त करते हैं, उनको ग्रहण लगा देते हैं। जो सिंका नामक राक्षसी, जो हिरण्यकश्यप की बेटी और प्रहलाद की बहन थी, उनके गर्भ से पैदा हुए हैं, ऐसे महापराक्रमी राहु को मैं प्रणाम करता हूँ। 2025 का एक और बड़ा गोचर जो कि राहु देव कर रहे हैं 18 मई 2025 को, और अभी शनि देव जो है वो ट्रांजिट करा है उन्होंने मीन राशि में। जुपिटर जो है उनका भी ट्रांजिट हुआ है मिथुन राशि में, और अब राहु देव आ रहे हैं अपनी प्रिय राशि कुंभ राशि में, जो कि आ रहे हैं 18 मई 2025। इस शक्तिशाली गोचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, या क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या डिजास्टर्स होंगे और क्या क्या इन्वेंशंस होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। नमः शिवाय, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। राहु क्या है? राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, लेकिन उसी ऊंचाइयों से नीचे गिरा भी सकता है। राहु एक छाया ग्रह है, बिना धड़ का सर है, जो कभी भी संतुष्ट नहीं होता। भ्रम, इल्यूजन, कंफ्यूजन, ये सब चीजें क्रिएट करता है। और ये देता है, जब ये देता है तो सिर्फ देता ही रहता है, और हर चीज में अताह कर देता है। आप जितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, उससे भी कई ज्यादा देता है जब ये देने पे आता है। तो राहुदेव 18 मई 2025 में कुंभ राशि में आ रहे हैं, जो इनकी फेवरेट राशि है, और यहाँ पे ये 18 महीने के लिए रहेंगे। राहु और केतु दोनों ही एक दूसरे के एक्सेस में होते हैं, और ये पूरा जो चक्र है 12 राशियों का, उसको कंप्लीट करने में उनको 18 साल लगते हैं। तो पूरे 18 साल के बाद राहुदेव अपनी फेवरेट राशि कुंभ राशि में आए हैं। राहु और केतु दोनों हमेशा साथ ही होते हैं, लेकिन ऑपोजिट में होते हैं। तो जैसे राहु का ट्रांजिट होता है, उसी तरीके से केतु का भी ट्रांजिट होता है। राहु और केतु से रिलेटेड एक कहानी है। जब समुद्र मंथन हुआ था मेरु पर्वत और वासुकी नाग की हेल्प से, तो उस वक्त एक तरफ तो पंक्तियों में राक्षस थे और दूसरी पंक्तियों में सारे देवता थे, और उन्होंने जब समुद्र मंथन किया तो उसमें बहुत सारी तरीके की चीजें निकली थी, और अब की बार चीज निकली थी अमृत कलश लेके धन्वंतरी भगवान वहां से निकले। विष्णु भगवान जो हरि विष्णु हैं, उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया, और मोहिनी रूप धारण करके कलश अपने हाथ में लेके दोनों देवताओं और राक्षसों की अलग अलग पंक्तियां बनवा दी कि मैं बारी बारी सबको अमृत दूंगा। अब देवताओं की बारी थी इस समय अमृत पान करने की। राहु जो थे वो राक्षसों की लाइन से हट के अपना रूप बदल के देवताओं की लाइन पे जाके खड़े हो गए, और जब देवताओं को सबको अमृत मिल गया तो अब लास्ट में राहु की बारी आई, और राहु भी अमृत ले ही रहे थे कि जैसे ही राहु अमृत पान कर रहे थे, सूर्य और चंद्रमा को पता चला, और उन्होंने वैसे ही विष्णु भगवान से बोल दिया, और उसी समय विष्णु भगवान ने गुस्से में आके अपना सुदर्शन चक्र लिया और राहु की गर्दन काट दी। और राहु लेकिन अमर हो चुके थे, क्योंकि अमृत की कुछ बूंदें उनके अंदर जा चुकी थी। तो राहु का सर अलग हो गया और धड़ अलग हो गया, और वहीं से ही राहु जो है वो राहु केतु दोनों ही ग्रहों की श्रेणी में आने लगे, और दोनों ही अमर हो चुके। इसलिए राहु का है सर, जो कैसा है, तिगड़मबाज है। अब आप ऐसे समझ लीजिए ना कि कितना सुपर इंटेलिजेंट, कितना तिगड़मबाज दिमाग, कैसे भ्रम पैदा किया राहु ने कि वहां पे इतने बड़े बड़े देवी देवता थे, वहां पे भगवान थे, और सब लोगों के सामने ही धूल झोंक के वो अमृत पान करने के लिए देवताओं की लाइन में चला गया। और डेफिनेट वो अपने मुकाम पे जो है वो सक्सेस तो हुआ ही, क्योंकि अमृत तो उसने अंदर ग्रहण कर ही लिया था। और यही रीजन है, क्योंकि अमृत किस में था, कुंभ में था ना, इसलिए कुंभ से राहु को बहुत ज्यादा प्रेम है। और ये कौन सी राशि में आ रहे हैं राहुदेव? कुंभ राशि में आ रहे हैं, तो डेफिनेट है ये उनकी फेवरेट राशि है। यहाँ पे वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो यहाँ वो बहुत अच्छे फल भी देते हैं। अगर कालपुरुष की कुंडली में हम देखते हैं तो 11 नंबर आता है वेस्ट डायरेक्शन में, और 11वां हाउस जो होता है वो ही विश फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का होता है, सोशल नेटवर्किंग का होता है। और राहु क्या है? राहु टेक्नोलॉजी है, राहु सोशल नेटवर्किंग है, राहु जो है वो अबंडेंस देने वाला है। यहाँ पे राहु आके आपको वो सब चीजें देगा, आपकी वो सारी इच्छाएं पूरी करेगा जो आपने सोची थी।
जो अभी तक आप पूरी नहीं कर पा रहे थे। और ऐसे में बहुत सारे लोगों की कुंडली में तो देखिए राहु के ऊपर राहु आ रहे होंगे, हो सकता है उनके नेटल राहु भी वहां बैठे हो या नेटल केतु भी वहां बैठा हो। आगे जाके मैं वो भी आपको बताऊंगी कि जब नेटल राहु ट्रांजिट राहु से एक साथ मिलते हैं तो उसका कुंडली में क्या इफेक्ट पड़ता है। और तीसरा घर, छठा घर और 11वां घर, ये तीनों घरों में तो राहु बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और अपने पूरे अच्छी तरीके से फल देते हैं। अब राहु देव जो है वो पूरे 18 साल सारी राशियों में चक्र घूमते हुए दोबारा कुंभ राशि में है। इससे पहले कुंभ राशि में कब थे? इससे पहले राहु देव जो थे वो 2007 में आए थे कुंभ राशि में। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं और देखते हैं कि जब 2007 में राहु देव आए थे तो उन्होंने उस वक्त क्या क्या चीजें करी थी हमारी दुनिया में। तो राहु देव जब आते हैं तो नेगेटिव चीज भी करते हैं और पॉजिटिव चीज भी करते हैं, भ्रम भी पैदा करते हैं, इल्यूजन भी क्रिएट करते हैं, भूकंप भी लेकर आते हैं, साइक्लोन भी लेकर आते हैं, लड़ाई भी करवाते हैं, टेररिस्ट अटैक भी होता है, सोशल नेटवर्किंग भी बढ़ती है। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स। राहु देव के आने से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें होती हैं। नेगेटिव चीज की अगर हम बात करते हैं तो 2007 में जब राहु देव जो कुंभ राशि में आए थे उस समय क्या क्या चीजें हुई थी। उस समय 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, जिससे ग्लोबल मार्केट क्रैश हुआ था, बैंकिंग इंडस्ट्री और हाउसिंग इंडस्ट्री में फाइनेंशियल लॉसेस हुए थे। रशिया ने ऑयल सप्लाई बंद कर दी थी, जिससे इंटरनेशनली क्राइसिस हुए थे। हैदराबाद में टेररिस्ट अटैक हुआ था और इंडोनेशिया में भी बहुत भारी भरकम अर्थक्वेक आया था। अब हम कर लेते हैं पॉजिटिव बात कि पॉजिटिव क्या क्या चीजें हुई थी। आईफोन लॉन्च हुआ था, टेल्सा रोडस्टार की स्पोर्ट्स कार लॉन्च हुई थी, नासा ने भी रॉकेट्स लॉन्च किए थे, सोशल मीडिया बहुत बुरी तरीके से फैला था, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब में भी लोग जो है वो इन्वॉल्व हुए थे। तो वेबसाइट की तरफ से देखा जाए तो वेब दुनिया जो है वो बहुत आगे बढ़ी थी। और राहु क्या है? राहु वायरलेस है, राहु सॉफ्टवेयर है, राहु जो है वो वायरस भी है, राहु फॉरेनर वायरस है। हमारी बॉडी के अंदर एक वायरस होता है जो सोल्जर्स की तरह लड़ाई करता है, और राहु जो है वो वाला वायरस है जो बाहर से आता है और फिर वो बीमारियां क्रिएट करता है। तो 2007 में अगर हम बोला जाए जब राहु ने ट्रांजिट किया था कुंभ राशि में तो भयंकर भयंकर जो है वो भूकंप आए थे, साइक्लोन्स आए थे, प्रॉब्लम्स हुई थी लाइफ में। लेकिन उसके साथ साथ काफी सारे इन्वेंशंस भी हुए थे, बहुत सारी नई चीजें लॉन्च भी हुई थी। 2025 में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत ज्यादा आगे है। सोशल मीडिया जो है वो बहुत आगे है। और देखिएगा सोशली जो लोग हैं कनेक्ट हैं, जैसे जो फोटोग्राफी में है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो टेक्निकल चीजों में हैं, ये इन सब चीजों के लिए राहु जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव फ्रूट्स जो है वो लेकर आएगा। और पूरे 18 महीने राहु की अगर हम पॉजिटिव बात कर लेते हैं तो इनोवेशंस हो गए, इन्वेंशंस हो गए, रिसर्च हो गया, सोशल मीडिया हो गया, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीजें हो गई, ये सब चीजें जो है वो राहु देते हैं। और अगर राहु की नेगेटिव बात करी जाए तो भ्रम पैदा करते हैं, इल्यूजन पैदा करते हैं, अटैक्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, ऐसी चीजें हैं जो हम एज्यूम करते हैं कि ये चीज होगी लेकिन वो होती नहीं है। सडन चेंजेस, सडन कोई भी चीज जो अचानक होती है उसको राहु कहते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु जो नेटल चार्ट का राहु है, जो आपकी लगन कुंडली का राहु है, उसमें तीसरे घर में, छठे घर में या 11वें घर में बैठा है तो वो राहु आपकी अच्छी पोजीशन लेके बैठा हुआ है। उसके साथ अगर आपका जो कुंडली है उसमें राहु गोचर कर रहा है तीसरे घर में, छठे घर में, 11वें घर में, तो डेफिनेटली आप लोग का ये जो टाइम है, ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर राहु 4th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में होता है तो वहां पे कुछ अलग तरीके के रिजल्ट्स लेकर आता है राहु। वो उतने पॉजिटिव नहीं होते हैं कंपेरेटिवली। अगर हम बोले तो उनकी फेवरेट जो जगह है वो 3, 6 और 11 है। और अभी तो वो 11वें घर में आ रहे हैं, 11वीं राशि में आ रहे हैं, जो उनकी फेवरेट प्लेस है। राहु और केतु जो है वो कार्मिक प्लैनेट्स हैं, इसीलिए वो पूरी हमारी लाइफ में जब भी वो आते हैं तो क्या क्या लेकर आते हैं? सडन चेंजेस लेकर आते हैं, अनसर्टेनिटी लेकर आते हैं, भ्रम पैदा करते हैं, एजुकेशन सिस्टम्स चेंज हो जाते हैं। क्योंकि राहु बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो सुपर इंटेलिजेंट है, वो नियम को नहीं मानता, वो नियम के हिसाब से नहीं चलता, तो अचानक चीजें करेगा, जो उसको करना है वो चीज करेगा। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली जो है या तो बेनिफिट्स होंगे या फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉसेस होंगे। तो कोई भी चीज़ें जो हैं ये सब राहु करता है। अब डिपेंड करता है कि राहु आपकी कुंडली में कैसा है। अगर वो अच्छा है तो आपको अताह दे देगा, अताह धन दे देगा, और अगर वो अच्छा नहीं बैठा हुआ है तो वो दिक्कत करेगा। राहु केतु जो है वो नोड्स हैं चंद्रमा के, अर्थात
वो हमारे मन की प्रक्रिया है, हमारी खुद की इमोशंस हैं। जैसे राहु जो है वो उसका सर है और केतु उसके पैर हैं, उसकी टेल है। ये दोनों एक्सेस में है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एक जो है वो स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ लेके जाएगा, एक जो है भौतिक जिंदगी की तरफ लेके जाएगा। राहु जो है वो एक्सट्रोवर्ट है, उसको बहुत सारी चीजें चाहिए, उसका आसानी से पेट नहीं भरता। और केतु जो है वो इंट्रोवर्ट है, उनको स्पिरिचुअल लाइफ चाहिए, उनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। और दोनों ही ऐसे ही काम करते हैं। राहु जो है वो आपको धकेलता है, वो आपको बाहर की दुनिया में लेके जाना चाहता है, आपकी सारी इच्छा पूरी करने के लिए राहु है। और केतु जो है वो सारी इच्छाओं से आपको पीछे करता है, वो कहता है कोई इच्छा की जरूरत नहीं है, इंट्रोवर्ट रहो, अपने मन के अंदर झांको, अपनी आत्मा की सुनो। तो केतु और राहु इसी तरीके से कंप्लीटली ऑपोजिट होते हैं आपकी लाइफ में। एक भौतिक जीवन की तरफ लेके जाता है, तो एक स्पिरिचुअल लाइफ की तरह लेके जाता है। और यही जो राहु केतु हैं, इन्हीं के ही पैटर्न से कुंडली में हमारे सर्प दोष या काल सर्प दोष बनता है। अगर काल सर्प दोष या सर्प दोष के बारे में आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, मैंने इस पे एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जरूर देखिएगा। राहु क्या है? राहु है माया, राहु है सर्प। और सर्प को क्या पसंद होता है? सर्प को पैसा पसंद होता है, बहुत सारा धन पसंद होता है। राहु जो है वो डॉन है, राहु जो है वो तिकड़मबाज है, राहु जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला है। जुपिटर भी इंटेलिजेंट है, मरकरी भी इंटेलिजेंट है, मरकरी को इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, जुपिटर के पास विजडम है। लेकिन राहु जो है वो ना तो जुपिटर की सुनता है ना वो मरकरी की सुनता है, वो हर चीज में अपना दिमाग लगाता है और उसकी सोच वहां शुरू होती है जहां आपकी सोच खत्म होनी शुरू होती है। तो वो एकदम जो सर्कमटेंसेस है उससे अलग जाके सोचता है। और इसीलिए जो सबसे ज्यादा बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले लोग होते हैं ना, वो राहु वाले ही लोग होते हैं। इनफैक्ट जो रिसर्चर्स होते हैं, डीप रिसर्चर्स होते हैं, वो भी राहु वाले लोग ही होते हैं। राहु के दो तरीके के लोग हैं, दोनों ही डरनाट होंगे। राहु जिसका स्ट्रांग होगा उसके पास पैसा होगा, राहु क्योंकि पैसा देता है। लेकिन अगर वो अच्छा होगा राहु, तो व्यक्ति जो है वो नैतिकता को देखेगा, अपने संस्कारों को देखेगा और उसके हिसाब से काम करेगा, वो किसी का नुकसान नहीं करेगा। लेकिन राहु अगर खराब हुआ कुंडली में, तब भी व्यक्ति पैसा कमाएगा, अच्छे से पैसा कमाएगा, तब भी वो धनाढ़ होगा, लेकिन वो किसी और की परवाह नहीं करेगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका क्या नुकसान हो रहा है, सामने वाले व्यक्ति का कुछ भी हो, उसको सिर्फ अपने से मतलब है राहु को, अगर राहु खराब हुआ तो। राहु देव का कहना है कि हर व्यक्ति को अपनी इच्छाएं पूरी करनी ही चाहिए और हर व्यक्ति को अपनी इच्छाएं पूरी करने में तत्पर रहना चाहिए। उसके लिए उनको जो करना है करो, लेकिन साथ ही में वो ये भी बोलते हैं कि मेरा तो काम है भ्रम पैदा करने का, आप अपना काम करिए लेकिन मेरे भ्रम में मत आइए। अगर आप उसमें फंसे तो फिर कर्म आपके खराब होंगे, वो आपको डिसाइड करना है। तो डेफिनेट बात है कि हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि अब राहु कहाँ पे आ रहे हैं और वो हमें क्या देना चाहते हैं। डेफिनेट है कि राहु देव जहाँ पे आएंगे वहाँ पे इल्यूशन, भ्रम, बहुत सारी चीजें पैदा करेंगे, लेकिन वो साथ में हमको देंगे भी बहुत कुछ। हमको अपनी चीजों को कंट्रोल करके रखना है, हमें उनके भ्रम को हटा के उनके अंदर से जो पॉजिटिव चीज है सिर्फ उसको ग्रैब करना है, बाकी चीजों को नहीं। जब भी राहु अच्छे होते हैं कुंडली में तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी बनता है, सक्सेसफुल होता है लाइफ में, मान सम्मान उसको मिलता है, पद प्रतिष्ठा मिलती है और बहुत सारा धन कमाता है और अच्छे पद में जाता है। लेकिन यहीं पे अगर राहु बुरा होता है तो व्यक्ति क्या करेगा? तो व्यक्ति भ्रम में होता है, कंफ्यूजन में होता है, डिप्रेशन में भी जा सकता है। इनफैक्ट जितने भी नशे होते हैं ना, वो भी राहु के ही दिए हुए होते हैं। तो अब राहु आपका अच्छा होगा तो आप अच्छे कर्म करेंगे, अगर राहु आपका खराब हुआ तो उसकी सारी नेगेटिविटी जो है वो आपके अंदर आएगी, भ्रम पैदा होगा, इल्यूजन पैदा होगा, खामखा का शक होगा, आपको किसी ना किसी पे शक होगा, डाउट होगा, आप किसी पे विश्वास नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और सबसे पहले तो अगर कुंडली में राहु खराब है, अगर अभी भी आपकी कुंडली में आप देखिएगा कि आपके साथ किस तरीके की दिनचर्या चल रही है, क्या आपको नींद आ रही है। जिनके राहु अगर कुंडली में खराब होंगे, नेटल चार्ट में या ट्रांजिट में अगर खराब आ रहे होंगे, तो उनकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो गई होगी, या तो नींद आ रही होगी बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा नींद आ रही होगी, या दूसरी चीज होगी कि नींद बिल्कुल उड़ गई होगी, क्योंकि राहु देव सबसे पहले आके नींद को खराब करते हैं। उसके बाद कंफ्यूजन, आप प्लानिंग तो बहुत कर रहे होंगे लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि राहु देव ये भी काम करवाते हैं। तो आपको क्या करना है, वो उन भ्रम से, उन सारे इल्यूजन से पीछे रह के अपने काम को
करना है। अगर राहु अच्छे होते हैं तो वो आपको फॉरेन कंट्री भी लेके जाते हैं, वो आपको वहाँ विदेश से रिलेटेड कोई भी जॉब, एक अच्छा प्रोफाइल भी देते हैं। अगर आपको राहु अच्छे होते हैं तो पॉलिटिकली आपको बहुत अच्छी पदवी देते हैं। इनफैक्ट पॉलिटिक्स में भी अगर बोला जाए तो वही व्यक्ति ज्यादा सक्सेसफुल होता है जिसका राहु बहुत स्ट्रांग होता है। इनफैक्ट जिनके राहु अच्छे होते हैं वो संवाद करने में बहुत अच्छे होते हैं, डिबेट बहुत अच्छी कर लेते हैं, प्रॉब्लम बहुत अच्छी सॉल्व कर लेते हैं। तो राहु का अच्छा होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहीं पे राहु अगर खराब होते हैं तो व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी होगी, उसको कॉन्फिडेंस में कमी होगी, अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, पैसे उसके नहीं टिकेंगे, बिल्कुल भी खर्चा ज्यादा होता जाएगा, कर्ज पे कर्ज जो है वो उसके ऊपर चढ़ता जाएगा, भ्रम पैदा होगा, बीमारियां ऐसी लगती हैं। देखिए राहु अगर खराब होता है तो उस समय बीमारी ऐसी लगती है जिसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। आप कई जगह आप जाएंगे, 2-4 जगह डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो भी कई बार डायग्नोज नहीं हो पाती कि आपको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। ये राहु देव देते हैं। इनफैक्ट जब राहु खराब होगा तो व्यक्ति छल कपट करेगा। अगर राहु अच्छा होगा तो व्यक्ति को षड्यंत्रों से बचाएगा। राहु देव इतना दिमाग देंगे कि आप जो हैं आपके ऊपर कोई षड्यंत्र नहीं कर पाएगा, आप किसी चीज में फंस नहीं पाएंगे। लेकिन यहीं पे अगर आपका राहु वीक होगा, राहु खराब होगा, कमजोर होगा, तो उसमें क्या होगा कि आप षड्यंत्र के शिकार बन जाएंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि आप खुद छल कपट करें, खुद षड्यंत्र करें, क्योंकि कर्म भी तो खराब करेंगे राहु देव। यहाँ पे कुंभ राशि में राहु देव आ रहे हैं और कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वो हैं शनि देव। तो सबसे ज्यादा जरूरी है ये देखना कि आपके नेटल चार्ट में शनि देव की क्या पोजीशन है। अगर तो शनि देव की पोजीशन अच्छी है तो डेफिनेट बात है कि राहु तो बहुत अच्छे फल देंगे। आपका ये जो 18 महीने ये बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन अगर शनि देव की पोजीशन अच्छी नहीं है और राहु की पोजीशन कुंडली में बेटर है नेटल चार्ट के, तो भी राहु आपको मिक्स्ड फल देंगे, अच्छे भी और बुरे भी। और अगर शनि देव की भी पोजीशन अच्छी नहीं है और राहु देव की भी पोजीशन अच्छी नहीं है तो फिर क्या होगा, उस वक्त फिर राहु अच्छे फल नहीं देंगे। लेकिन इसके साथ एक और चीज है कि जुपिटर जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं 15 मई को मिथुन राशि में, जो अपनी पंचम दृष्टि से राहु पे नजर रखेंगे। तो जब तक तो जुपिटर राहु को देखते रहेंगे, क्योंकि अब की बार जुपिटर जो है वो अतिचारी हो रहे हैं, मतलब कि अपनी रेगुलर स्पीड से जल्दी मूव करेंगे और वो 5 महीने के अंदर ट्रांजिट कर लेंगे कर्क राशि में। तो जब तक वो मिथुन राशि में बैठे हैं 5 मंथ्स तक, तब तक वो राहु पे पूरी दृष्टि रखेंगे। तो जब तक तो राहु पे वो दृष्टि रखेंगे तो राहु देव कंट्रोल रहेंगे, क्योंकि जुपिटर की शुभ दृष्टि उन पे पड़ेगी। लेकिन जैसे ही जुपिटर वहां से ट्रांजिट करेंगे तो राहु देव फिर अपना काम करेंगे। तो वैसे भी जुपिटर जब रेट्रो होंगे तब भी यही चीजें होंगी कि जब जुपिटर वहां मिथुन राशि में आ जाएंगे तब राहु कंट्रोल हो जाएंगे और जैसे ही वहां से जाएंगे उसके बाद फिर राहु देव अपना पूर्ण आपको फल देंगे, अच्छा भी या बुरा भी। डेफिनेट बात है कि अगर वहां पे अच्छे फल नहीं देने हैं तो जुपिटर के जाने के बाद आपको अच्छे फल नहीं मिलेंगे, वहां पे राहु देव आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए ये जानने के लिए कि आपके राहु देव कैसे बैठे हैं तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका ये 18 महीने कैसे जाएगा। उसके अलावा अगर आपकी कुंडली में राहु देव अच्छे नहीं बैठे हुए हैं और शनि देव भी कमजोर बैठे हुए हैं तो राहु देव की कुछ रेमेडीज है जो कि आप कर सकते हैं, जिसमें सर्वप्रथम तो राहु देव का मंत्र है। राहु देव के जो मंत्र है उस मंत्र को 108 बार करना है आपको और वो रेगुलर आप स्टार्ट करिए। कोशिश करिए कि राहु देव के जो मंत्र है वो इवनिंग में करिए आफ्टर सनसेट। उसके बाद दूसरी चीज है हनुमान चालीसा। मैं हर किसी को बोलती हूँ कि हनुमान चालीसा जरूर करना चाहिए। तीसरी है शनि देव के मंदिर में जाना और उनको तेल चढ़ाना। जब राहु कमजोर होते हैं कुंडली में और वो कुंभ राशि में स्पेशली प्रवेश कर रहे होते हैं और शनि देव भी कमजोर हैं, राहु देव भी कमजोर हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको शनि मंदिर जाके तेल जरूर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद है दुर्गा सप्तशी का पाठ करना। या तो आप दुर्गा सप्तशी का पाठ करिए या दुर्गा सप्तशी के 720 मंत्र हैं उनका आप उच्चारण करिए दिन में एक बार। तो इसमें भी राहु देव जो है वो आपको शुभ फल देने लगेंगे, अपना बुरा प्रभाव आप पे नहीं रखेंगे। इसके अलावा जब भी राहु देव जो है वो हमारी कुंडली में अशुभ प्रभाव देते हैं तो कहा जाता है कि आप ब्लू कलर पहनना अवॉइड करिए। आपको ब्लू कलर नहीं पहनना चाहिए। जब भी नाग पंचमी आए, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, अगर कुंडली में सर्प दोष है या राहु देव सही नहीं बैठे हुए हैं
और राहु देव के एक्सेस में चंद्रमा और सूर्य बैठे हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको नाग पंचमी में नाग मंदिर जाके वहाँ पे पूजा अर्चना ज़रूर करनी चाहिए और माता पद्मावती के मंदिर में ज़रूर जाना चाहिए। हर महीने जो है वो पंचमी तिथि आती है, उस पंचमी तिथि में पद्मावती मंदिर में जाइए, वहाँ पे उनकी आराधना करिए और ये सब चीज़ें करेंगे तो उससे राहु जो है वो कंट्रोल में रहते हैं। काल भैरव मंदिर में भी आप जा सकते हैं और उनका भी मंत्र उच्चारण करने से राहु देव जो है वो कंट्रोल में रहते हैं और आपको बुरे प्रभाव नहीं देते हैं। आशा करती हूँ कि मैंने कोशिश करी आप लोग को समझाने की कि राहु देव का ट्रांजिट जो है वो क्या इफेक्ट कर सकता है आप लोगों की लाइफ में। अब पर्टिकुलर किसी कुंडली में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, मैं असेंडेंट की और राशि की वो वीडियो दूसरी बनाऊंगी। तो अपनी वीडियो को यहीं पे मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद।